हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। वैसे तो आजकल रेयरली हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कोई भी जजमेंट्स देखने को मिलते हैं एंड मोस्टली जो भी हमने केसेस पढ़े हैं वो अपने लॉ ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 7 पे अपना एक डिसीजन दिया है। केस का नाम है पाडिया टिम्बर कंपनी वर्सेस विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट। ये केस हाल ही में 5 जनवरी 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। अब देखिए, केस पे जाने से पहले हम सेक्शन 7 के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 7 बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इससे हमको ये पता चलता है कि बेसिक लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस होना जरूरी है और ये जो एक्सेप्टेंस है ये एब्सोल्यूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, प्रपोजल को ही हम ऑफर कहते हैं और प्रॉमिस के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है। अब एब्सोल्यूट होने के साथ साथ ये अनक्वालिफाइड भी होना चाहिए। अब यहाँ पर अनक्वालिफाइड का अर्थ है कि जो ऑफर के टर्म्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस। इसके अलावा एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस करना होगा इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। लेकिन यदि प्रपोजल या फिर ऑफर में कोई एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर दिया हुआ है तो आपको उसी के हिसाब से अपने एक्सेप्टेंस को एग्जीक्यूट करना होगा। और यदि ऐसा मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है तो उस केस में प्रपोजर या फिर जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है वो क्या कर सकता है। इस केस में जो प्रपोजर है वो एक रीजनेबल टाइम के अंतर्गत एक्सेप्टर को कम्युनिकेट कर देगा अबाउट हिज डिसीजन कि उसने एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस को खुद माना है या फिर नहीं। मतलब वो ये भी कह सकता है कि आप अपने एक्सेप्टेंस को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दीजिए। अच्छा, सेक्शन 7 से रिलेटेड और भी केस लॉज हैं, इनको हम देख लेते हैं। एक तो है 2007 का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस रामकेश यादव। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि यदि ऑफर कंडीशनल है तो ऑफरी के पास चॉइस होती है कि या तो वो कंडीशनल ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या फिर उसको रिजेक्ट कर दे या फिर कोई काउंटर ऑफर मेक कर दे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑफरी वो व्यक्ति है जिसको ऑफर मिला है, लेकिन जब भी कंडीशनल ऑफर होता है तो ऑफरी ऐसा नहीं कर सकता कि ऑफर के एक पार्ट को एक्सेप्ट कर ले और कंडीशंस को रिजेक्ट कर दे। इसके बाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस गांधी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये भी केस 2007 का है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो कंपनी है ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये हर साल लॉ ग्रेजुएट्स का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट को रेगुलरली देख सकते हैं। अब इस केस में प्रिंसिपल ऑफ सब साइलेंशियो को एक्सप्लेन किया। अब सब साइलेंशियो के प्रिंसिपल के हिसाब से साइलेंट एक्सेप्टेंस या फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है इन सर्टेन कंडीशंस। लेकिन इस केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं थी बिकॉज ऑफर में एक्सप्रेस टर्म्स दिए गए थे और कंडीशंस भी दी गई थी अबाउट द सप्लाई ऑफ द ऑर्डर और ये सभी चीजें एक्सेप्टिंग पार्टी के द्वारा नोन थी। अब देखिए, इस प्रिंसिपल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने अपने फोन में कोई ऐप डाउनलोड की और शुरुआत में उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। अब ध्यान दिया होगा आपने कि जहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिया रहता है वहां पर एक बॉक्स बना रहता है जिसको आपको टिक करना होता है इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद द ऑपरेशन ऑफ द एप्लीकेशन। और आपने जैसे ही इसको टिक किया आपने अपनी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस दे दी और वहां पर एप्लीकेशन की खुद की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। ऐसे केस में आप प्रिंसिपल ऑफ सब साइलेंशियो नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड थी। अब बात करें प्रेजेंट केस की, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच थी जिन्होंने ये कहा कि यदि एक्सेप्टर किसी ऑफर को एक्सेप्ट करते समय उसमें कोई नई कंडीशन ऐड करता है एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन साइंड बाय द प्रपोजर या फिर ऑफरर, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि प्रपोजर वापस से उस कंडीशन को एक्सेप्ट ना कर ले। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रपोजर ने एडिशनल कंडीशन नहीं ऐड की है बल्कि एक्सेप्टर ने एडिशनल कंडीशन ऐड की है। अब जाहिर सी बात है कि प्रपोजर को पता होना चाहिए अबाउट द न्यू कंडीशन। अब देखिए, इस केस में ट्रायल कोर्ट और हैदराबाद हाई कोर्ट दोनों के ही जजमेंट को पलट दिया बिकॉज कोर्ट के हिसाब से दे हैड ओवरलुक्ड द मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट को जानने के लिए हम केस के कुछ बैकग्राउंड फैक्ट्स को देख लेते हैं। 1990 में रिस्पोंडेंट ने एक टेंडर जारी किया फॉर द सप्लाई ऑफ वुडन स्लीपर्स। अब इनमें से क्लॉज 15 और 16 ये डिस्प्यूटेड थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 15 के हिसाब से परचेजर ट्रांजिट इंश्योरेंस के लिए
कोई भी अमाउंट पे नहीं करेगा और गुड्स को सही सलामत पहुंचाने के लिए सिर्फ सप्लायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और यदि पूरे ट्रांजिट के दौरान कोई लॉस या फिर डैमेज हो जाता है तो उसको जो रिसीवर है वो सप्लायर को बताएगा अबाउट सच लॉस और डैमेज विद इन 30 डेज। इसके अलावा अगर सप्लाईज डिफेक्टिव पाई जाती हैं तो मटेरियल को रिजेक्ट किया जा सकता है और इन सारी कॉस्ट को कोर्ट रिकवर कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो एपेलेंट हैं यानी कि मिंटिंग कॉर्पोरेशन, उनके हिसाब से उन्होंने पूरी तरीके से ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने काउंटर प्रपोजल दिया था विद अ स्पेसिफिक कंडीशन। इसके अलावा एपेलेंट ने 75,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए अलॉन्ग विद द कोटेशन ऑफ द टेंडर। अब यहाँ पर कोटेशन का अर्थ है कि किसी भी टेंडर के एवज में अप्लाई करने के लिए आपने जो खुद का अमाउंट डाला हो। अब रिस्पोंडेंट ने एपेलेंट के इन सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी कि जो फाइनल इंस्पेक्शन होगा गुड्स का वो रिस्पोंडेंट खुद के स्टोर पे करवाएगा और साथ ही साथ डिलीवरी के पीरियड को भी एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखिए, अभी तक 3 ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिटवीन द एपेलेंट एंड द रिस्पोंडेंट। यहाँ पर ऑफर रिस्पोंडेंट की तरफ से आया था बाय वेज ऑफ टेंडर। पहले स्टेप में इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी और उसके बाद रिस्पोंडेंट को भेज दिया। अब ये जो इनकी एडिशनल कंडीशन थी इसको रिस्पोंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन खुद की उसमें एक कंडीशन लगा दी और उसके बाद एपेलेंट को भेज दिया। थर्ड स्टेप में जब यहाँ पर एपेलेंट को इनकी कंडीशन के बारे में पता चला तो उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और इनसे डिमांड की कि ये जो 75,000 रुपए सबमिट किए गए थे अलॉन्ग विद द कोटेशन उसको रिस्पोंडेंट रिटर्न कर दे। अब देखिए, जब पूरा मामला ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में सुना गया तो इन दोनों ही कोर्ट्स ने कहा कि एपेलेंट ने अपने ऑब्लिगेशंस का ब्रीच किया है इन अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेसिक चीज को पकड़ लिया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शंस हुए। पहले एपेलेंट ने इनके टेंडर को एक्सेप्ट करके और उसमें अपनी एक एडिशनल कंडीशन ऐड कर दी, फिर उसको कम्युनिकेट कर दिया। फिर रिस्पोंडेंट ने इनकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया अलॉन्ग विद द टेंडर एप्लीकेशन, लेकिन उसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी और दोबारा से इस चीज को कम्युनिकेट कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक एडिशनल कंडीशन ऐड की गई है तो एपेलेंट का एक्सेप्टेंस जरूरी है, लेकिन इस स्टेप पे एपेलेंट ने इनकी इस कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया था और रिफंड की बात की थी। अब दोनों पार्टीज के बीच में काउंटर ऑफर चल रहा था बिकॉज ऑफर में कंडीशंस ऐड की जा रही थी। इसी वजह से कोर्ट ने माना कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड नहीं था बिकॉज सेक्शन 7 के हिसाब से एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। यदि एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन ऐड कर दी जाती है तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी ऑल्सो। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस 3 कंपोनेंट्स पे बेस्ड होने चाहिए, सर्टेनिटी, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन। मतलब बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए विदाउट एनी कंडीशंस। दोनों ही पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एक दूसरे को सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी गई हों। अपने लॉन्ग आंसर्स के लिए आप इन 3 चीजों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा इस केस में कोर्ट ने हरिद्वार सिंह वर्सेस बागुन सुम्बरी 1973 को साइट किया, जिसमें यह कहा गया था कि यदि एक्सेप्टेंस में कोई वेरिएशन है तो इट इज नो एक्सेप्टेंस और यदि कोई वेरिएशन ऐड किया गया है तो इट इज काउंटर प्रपोजल, जिसको कि ओरिजिनल प्रपोजल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना मैंडेटरी है। इसके अलावा एक और केस साइट किया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भीमसेन। ये 1969 का जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों ही हो सकती है, लेकिन यदि कंडीशनल एक्सेप्टेंस का केस है तो ऑफर विड्रॉ किया जा सकता है अनलेस एंड अनटिल एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ना अकर हुआ हो। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने आगे कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड नहीं था और इसीलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रीच। इसके अलावा रिस्पोंडेंट के ऊपर कुछ कॉस्ट भी लगाई गई। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 7 के बारे में बात की गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।